स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग सिलेबस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सिलेबस जरूर देखें। तो उसमें एक क्लासेस सिलेबस की और एक आप लोग के सेल यानी कोशिका पे हो चुकी है, जो कि बिल्कुल बेसिक था, वो आपको जानना बहुत जरूरी है, तो वो क्लास जरूर देखिएगा। आज का टॉपिक आप लोग देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि हम कोशिका के बारे में जानेंगे, उसके बाद ही सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे कि क्या होता है सेल मेम्ब्रेन। तो आज का टॉपिक हम लोग का सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड एंड प्रोटीन। तो आज के क्लास में हम यूनिट फर्स्ट का जो सेल यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली यानी इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा और पेपर पेन साथ लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा और उसको रिवीजन करते हुए चलिए। तो चलिए, हम लोग का टॉपिक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और ये पहले देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर होता क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, या आपने कोशिका का नाम सुने ही होंगे। अगर कोशिका वाली क्लास नहीं देखे हैं तो कोशिका का तो नाम सुने ही होंगे। अगर वो क्लास देख लेते हैं तो बहुत सारे डाउट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, आगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अब यहीं पे हम सेल ऑर्गन्स के नाम लें, मेम्ब्रेन के नाम लें तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्या है। तो जैसे कि एक बिल्कुल एक बेसिक था जो कि उस क्लास में आप लोग को बताया गया है। आज हम लोग का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो देखिए ये एक कोशिका होती है, ठीक। इस कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे यह न्यूक्लियस होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्जी बॉडी होता है, सेंट्रोसोम होता है, प्लास्टिड होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लाइसोसोम देख सकते हैं, राइबोसोम है। तो ये सारे क्या है, ऑर्गेनल्स हैं, यानी सारे कोशिकांग है। तो ये एक कोशिका है, कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी एक सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं और उस ऑर्गेनल्स को कवर करके एक झिल्ली जैसे यानी थैली होता है। जैसे आप मार्केट जाते हैं और कोई सामान, बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं तो आपको एक पैकेट की जरूरत होती है जिसमें आप सारे सामान को पैक करके घर पे लाएं। उसी तरह कोशिका के बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जिसको एक जगह रखना है, तो उसके बाहर एक क्या होती है, कवर होती है। उसी कवर को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है, इसके पीछे भी बहुत सारे वैज्ञानिकों का रोल है। तो वो सारे वैज्ञानिक इसमें भी हम लोग देखने वाले हैं कि मोज़ेक मॉडल क्या था, तरल मोज़ेक मॉडल क्या था, सैंडविच मॉडल क्या था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि कोशिका के सबसे बाहर ये एक झिल्ली होती है जो कि एनिमल यानी एनिमल और प्लांट दोनों में पाई जाती है, लेकिन प्लांट में इसके बाहर भी एक सेल वाल होती है जिसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लोकेशन कहाँ था, तो लोकेशन इसका आउटर मोस्ट यानी ये कोशिका के बाहर है, तो ये कवरिंग का कार्य कर रहा है, तो वही कहा गया है इसका लोकेशन कहाँ है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म। इसके अंदर कुछ द्रव भी भरा होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। आगे देखिए इसमें इसका थिकनेस कितना होता है, यानी इसकी मोटाई ये कितनी होती है, तो 7 से 10 नैनोमीटर होता है। इसका नेचर कैसा है, तो ये लिविंग होता है यानी सजीव होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सिलेक्टिबल परमिएबल होता है। सिलेक्टिबल परमिएबल का मतलब होता है कि सिलेक्टिव चीज को ही अंदर आने देगा, बिना जो इसके लायक यानी इसके लिए हानिकारक होगा उसको अंदर आने ही नहीं देगा। जैसे कि ये कवर है, इधर से कोई वायरस बैक्टीरिया प्रवेश करना चाह रहा है तो ये अपने क्षमता भर इसको अंदर जाने नहीं देगा। अंदर से कोई चीज है जो बाहर आना चाह रहा है लेकिन अंदर ये उपयोगी है, तो ये अंदर वाले चीज को भी बाहर नहीं आने देगा, यानी ये खुद उसमें से चुनेगा क्या लाभदायक है और क्या हानिकारक है, उसी को अंदर या बाहर जाने देगा।
देखिए कि क्या क्या मिला होता है, यानी इसके केमिकल कंपोजिशन क्या होते हैं, यानी ये भी तो कोई चीज से मिला हुआ, जैसे हम लोग की बॉडी सेल से बनी है, या जैसे आप खाना बनाने जाते हैं तो आपको खाना बनाने के लिए बहुत सारे चीजों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बहुत सारे पदार्थों यानी कंपोजिशन से मिलके बना होगा। तो पहला होता है लिपिड, यानी इसको वसा बोलते हैं। उसके बाद आपका प्रोटीन होता है, जिसको यहाँ पे प्रोटीन होता है, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, इन तीनों चीजों से मिलके हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इन तीनों से मिलके क्या बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है। अब यहाँ पे लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे कि ये सब होते क्या। यहाँ पे देखते हैं जो केमिकल कंपोजिशन में लिपिड कितना होता है, 40 से 50% होता है। मेनली फास्फोलिपिड्स दे फॉर्म ए बाइलेयर, वन हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड टू टेल्स आर हाइड्रोफोबिक। तो अब यहाँ पे दो पॉइंट यहाँ समझना है कि हाइड्रोफिलिक क्या होता है और हाइड्रोफोबिक क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जो फास्फोलिपिड्स होता है ये इस तरह से संयोज किया गया होता है, सजाया गया होता है। तो ये हेड है, ठीक, ये हेड है और ये वाला हिस्सा टेल्स है। अब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का मतलब, तो हाइड्रोफिलिक जो कि H2 यानी वाटर में घुलनशील है यानी सोल्यूबल है, लेकिन हाइड्रोफोबिक जो जल से डरता है यानी जल से दूर भागता है। तो हम लोग अब याद करने का ट्रिक क्या है, ये बहुत कंफ्यूज होता है कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, सिर और टेल में से क्या हाइड्रोफोबिक है और क्या हाइड्रोफिलिक है। तो जो हाइड्रोफिलिक होगा, हम लोग पानी मुख से पीते हैं, तो वैसे ही ये वसा फास्फोलिपिड्स का हेड भी क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, यानी ये पानी से नहीं डरता है, पानी में सोल्यूबल होता है। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मतलब होता है पानी से डरना, तो हाइड्रो मीन्स पानी और फोबिक मीन्स डरना। तो हाइड्रोफोबिक जो टेल होती है वो पानी से दूर भागती है, ये पानी में सोल्यूबल नहीं होती है। तो दोनों पॉइंट आपको समझ में आया कि हाइड्रोफिलिक क्या होता है और हाइड्रोफोबिक क्या होता है। हाइड्रोफिलिक क्या है कि जो जल में घुल जाए, और हाइड्रोफोबिक जो जल से दूर भागे। तो ये आप लोग का लिपिड्स था। उसके बाद इसमें प्रोटीन भी पाए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोटीन भी होते हैं जिसके जो अटैच होते हैं, और लिपिड के ये दो लेयर से ये भी बनाते हैं, यानी प्रोटीन के भी दो लेयर ही पाए जाते हैं। अभी इसका हम लोग स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है कि यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है इम्बिडेंट इन और अटैच टू लिपिड बाइलेयर, यानी दो लेयर से जो प्रोटीन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 1 से 10% होते हैं, ये 40 से 50% होते हैं। अटैच टू प्रोटीन्स एंड लिपिड टू फ्रॉम ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स टुगेदर कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स, यानी ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन होता है और ग्लाइकोलिपिड्स होता है, क्योंकि इसमें देखिए प्रोटीन भी मिला हुआ है और लिपिड्स भी मिला हुआ है। तो जिसमें प्रोटीन होगा उसको ग्लाइकोप्रोटीन, और जिसमें लिपिड होगा उसको ग्लाइकोलिपिड्स, और ये दोनों को हम ग्लाइकोकैलिक्स बोल देते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किन किन चीजों से मिला है, 3 चीज से, एक तो लिपिड है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है। यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कितनी चीजों से मिलके बनी होती है। अब हम लोग देखने वाले हैं जो मॉडल थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कि कौन कौन से मॉडल हैं। तो 3 मॉडल है। पहला है सैंडविच मॉडल, दूसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और तीसरा है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो पहले हम लोग देखने वाले हैं सैंडविच मॉडल। डेनियल एंड डॉबसन ने 1935 में इसको प्रस्तुत किए थे। तो इसमें हम लोग पहले इसका फिगर देख लेते हैं, जो कि हमें समझने में बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कि फिगर आपके सामने दिख रहा है, डेनियल एवं डेविसन के द्वारा दिया गया था। तो ये जो आप लोग के देख रहे हैं, डेनियल डेविसन का कहना था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसकी 3 लेयर होती है, यानी वो 3 लेयर से बना होता है। सबसे ऊपर प्रोटीन की लेयर होती है, बीच में यहाँ पे यानी लिपिड्स होता है और फिर प्रोटीन्स होता है। अब प्रोटीन भी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक था, यानी लिपिड्स भी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक था। तो जो ये आपको गोल गोल दिख रहा है यानी राउंड शेप का दिख रहा है, ये कौन सा प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। उसके बाद ये आप लोग को दिख रहा है रॉड शेप का, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या है, ऑब्जॉर्ब
प्रोटीन है। उसके बाद यहाँ पे पोलर हेड, ये आप लोग का फैट है यानी ये लिपिड्स है। दोनों साइड देखिए कि बीच में क्या है, इसका टेल है और इस साइड क्या है, हेड है। तो पोलर हेड इसको बोलेंगे और इसको पोलर हेड भी बोलेंगे, लेकिन वो जो बीच वाला भाग है इसको नॉन पोलर टेल बोलेंगे। तो ये क्या है, टेल है। अब यहीं पे कहा गया कि जो यहाँ पे जो आप लोग को ये सिर वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये दोनों जल में घुलनशील होता है, यानी जल में वाटर में सोल्यूबल होगा। लेकिन जो यहाँ पे आप लोग का पूंछ वाला हिस्सा होता है ये वाटर से दूर भागता है, इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिक कहा गया। और जो जल में सोल्यूबल होगा उसको हाइड्रोफिलिक कहा गया। तो आप ये देख लिए कि जो डेवियल और डेविंसन थे, इनका सैंडविच मॉडल जो इनका जो सैंडविच मॉडल खाए होंगे तो देखे होंगे कि वो सैंडविच पे भी क्या होता है, लेयर बाय लेयर होता है। वैसे ही इस जो प्रोटीन, जो लिपिड्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो भी परत बाय, जैसे कि ऊपर सबसे प्रोटीन था, फिर लिपिड्स था, फिर प्रोटीन था। उसके बाद यहाँ पे दो प्रकार के प्रोटीन थे, ग्लोबुलर प्रोटीन थे, अब्जॉर्ब प्रोटीन थे। पोलर हेड हो गया और पोलर हेड, यानी ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या होते हैं, अपर और लोअर में दोनों साइड क्या पाए जा रहे थे, पोलर हेड और पोलर हेड पाए जा रहे थे। लेकिन बीच में नॉन पोलर टेल्स, और टेल्स कैसी थी, हाइड्रोफोबिक थी, जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होती है। लेकिन यहीं पे हेड कैसा था, हाइड्रोफिलिक था, जो कि वाटर में सोल्यूबल था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि सैंडविच मॉडल किसने दिया, और सैंडविच मॉडल में जो परतें होती थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती थी, कितनी लेयर की थी, तो 3 थी। सबसे ऊपर क्या था, प्रोटीन था, बीच में क्या था, लिपिड्स था, फिर नीचे क्या था, प्रोटीन था। किस सन में आया था, तो ये 1935 में। किसने दिया, डेनियल और डेविसन ने। तो ये तो आप लोग का सैंडविच मॉडल था। अगला हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे दूसरा। यहाँ पे देखिए दूसरा क्या था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, रॉबर्टसन के द्वारा 1959 में दिया गया। तो जब यहाँ पे डेनियल और डेविसन कब लाए थे, 1935 में लाए थे। कुछ समय के बाद यूनिट मेम्ब्रेन आता है, जो कि रॉबर्टसन लाते हैं 1959 में। यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे ट्राइमिनर स्ट्रक्चर बताया था कि इन्होंने कहा कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं वो कैसी होती हैं, त्रिस्तरीय होती हैं। यानी वो भी क्या कहते हैं, त्रिस्तरीय ही होती है। इन्होंने भी क्या कहा, त्रिस्तरीय ही। इन्होंने ट्राइलेमिनर की ही बात की कि जो प्रपोज्ड ए ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, उन्होंने भी यही बताया कि सबसे ऊपर प्रोटीन होता है, यानी ये प्रोटीन था, लिपिड्स था, फिर प्रोटीन्स था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 3 डार्क लेयर इन्होंने देखा। तो जब इन्होंने देखा तो देखा कि 3 लाइट डार्क बॉन्ड्स दिखाई दिए हैं। अब इसको भी हम लोग स्ट्रक्चर से ही समझेंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रॉबर्टसन की इकाई झिल्ली यानी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर क्या है, इसमें भी ये प्रोटीन है, फिर यहाँ भी प्रोटीन है, लेकिन बीच वाले हिस्से में क्या है, लिपिड्स है। इसकी भी प्रोटीन कैसी थी, यानी जो इसका ये हेड वाला हिस्सा है ना, ये हेड है और ये क्या है, टेल है। तो टेल कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, और हेड कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। यहाँ पे देखिए 20 एंगस्ट्रॉम के प्रोटीन है, 30 एंगस्ट्रॉम लिपिड की बाई लेयर है, यानी यहाँ पे 2 परतें लिपिड्स की है, और यहाँ पे 20 एंगस्ट्रॉम यानी 20 एंगस्ट्रॉम प्रोटीन पाए जाते हैं। तो 3 लेयर की बात, यानी यहाँ पे जो कि ट्राइलेमिनर की बात किसने किया, यहाँ पे डेनियल ने भी और डेविसन ने भी किया। फिर जो यूनिट मेम्ब्रेन आया, इसमें रॉबर्टसन ने भी ट्राइलेमिनर यानी त्रिस्तरीय की बात कही। आगे हम लोग देखेंगे इसमें, जो कि आगे देखिए अगला क्या है, यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा 1972 में दिए जाते हैं। तो 3 मॉडल आए थे। पहला मॉडल क्या था, सैंडविच मॉडल था, दूसरा को मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, और तीसरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। इसमें जिसको सिंगर और निकोलसन यानी 1972 में, यानी एक आया था 1935 में, उसके बाद एक आया था 1954 में, और दूसरी यानी 1954 में नहीं आया था, ये किस सन में आया था, 1959 में आया था। और दूसरा कब आया, तीसरा कब आएगा, 1972 में। ये तीनों सन आपको याद होने चाहिए, पहला 1935 में, दूसरा 1959 में, और तीसरा 1975 में। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए कि कौन मॉडल किस सन में आया। सबसे पहले कौन मॉडल आया था, तो सैंडविच जब आप खाते हैं तो लेयर बाय लेयर निकलता है, जिसमें उन्होंने 3 स्तरीय बातें की थी, यानी ट्राइलेमिनर की बात किए थे। फिर यूनिट मेम्ब्रेन आता है, उसमें ट्राइलेमिनर की ही बातें होती है। फिर अब तरल मोज़ेक मॉडल हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं।
तो सबसे ज्यादा मान्यता इसी मॉडल को मिली थी, यानी जो फ्लोड मोज़ेक मॉडल था सिंगर और निकोलसन द्वारा 1972 में दिया गया था, सबसे ज्यादा मान्यता इसी को मिला था। तो दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल टुडे, यानी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड कौन किया गया था, यही मॉडल किया गया था। इसमें भी फ्लूइड होता है। तो द लिपिड बाइलेयर इज इन ए लिक्विड स्टेट, लिपिड इन यानी जो प्रोटीन्स कैन मूव लेटरली, तो इसमें के प्रोटीन जो होते हैं इस तरह से गति करते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि समझेंगे जैसे कि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक मॉडल था उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, उसके बाद हाइड्रोफिलिक ये हेड होता है, ये सारे क्या है हाइड्रोफिलिक हेड हैं जो लिक्विड यानी वाटर में सॉल्युबल होंगे। ये लिपिड मॉलिक्यूल्स इसी में पाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ हाइड्रोफिलिक टेल ये देखिए आपको पाई जा रही है, ये सारी क्या है टेल है और ये क्या है हेड है। उसके बाद लिपिड की बाइलेयर होती है। बाइलेयर का मतलब कि यहाँ पे एक इस तरह से सजा होगा और एक इस तरह से, तो एक परत ये हो गई, एक परत ये हो गई, यानी दो परतें हो गई। ये हाइड्रोफिलिक होगा और ये यानी हाइड्रोफिलिक ये बीच वाले हिस्सा हाइड्रोफोबिक होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स यहाँ पे आपको पाए जा रहे हैं जो कि ये तिरछे लगे हुए हैं और ये मूव करते रहते हैं। तो ये आप लोग का कौन सा मॉडल था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। अभी इसका शॉर्ट नोट्स आपको देंगे जिसको उसको आपको रिवीजन करना है। आगे देखिए इसमें अब हम देख लेते हैं कि जो इसका फंक्शन है, हमने पढ़ लिया कि जो इसके कितने मॉडल आए थे, 3 मॉडल आए थे। पहला मॉडल क्या था, सैंडविच का मॉडल था। दूसरा क्या था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था। तीसरा क्या था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। सैंडविच मॉडल 1935 में आया। उसके बाद 1935 के बाद 1959 में आता है आप लोग का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और यहाँ पे 1972 में आता है, यानी 1972 में आएगा आप लोग का तरल मोज़ेक मॉडल यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यानी डेनियल और डेविसन सबसे पहले लाते हैं, फिर रॉबर्टसन लाते हैं, उसके बाद सिंगर और निकोलसन लाते हैं। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में तो पढ़ लिया, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, कहाँ पे स्थित होता है, कितने इसके मॉडल दिए गए। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो इसका फंक्शन है, आखिर इसका कुछ कार्य तो ही होगा, तभी तो हम इसके बारे में इतना डिप्थ से पढ़ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो ये प्लाज्मा, जैसे कि कोशिका सबसे पहले ही बताई हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग हैं, तो इसको प्रोटेक्शन देता है, यानी इसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो पहला प्रोटेक्शन देता है जो कि इंटरनल सेल कंटेंट्स होता है। फिर सिलेक्टिव परमिएबल था। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब कि कुछ चीजों को ही अंदर आने दे रहा था और कुछ चीजों को ही बाहर जाने दे रहा था। फिर ये इसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट होते हैं कुछ मटेरियल्स, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप का नाम आपने सुना होगा, उसका ट्रांसपोर्ट इसी के माध्यम से होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि एटीपी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट का मतलब अगर हम चल रहे हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, हमारे पास ऊर्जा रहेगा तभी हम चल पाएंगे। यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं, आपके पास एनर्जी है तभी आप पढ़ रहे हैं, यानी एनर्जी वो कहाँ से मिल रही है, एटीपी से मिल रही है। लेकिन जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, यानी एटीपी का नीड कुछ नहीं है। जैसे डिफ्यूजन हो गया, विसरण जिसको बोलते हैं, ऑस्मोसिस परासरण, उसके बाद फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो गया। तो ये सारे इसमें आपको एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला क्या था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय। तो जब आप किसी कार्य को बहुत तेजी से करते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा बहुत होता है और ऊर्जा की आवश्यकता हो जाती है, तो आप ऊर्जा पाते हैं और अपना कार्य बहुत तेजी से करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि एटीपी की नीड होगी एग्जाम्पल में, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम पंप, ये क्या है, इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा क्योंकि इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। अगला है बल्ब ट्रांसपोर्ट, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस का मतलब जैसे ये कोई वस्तु है, यानी मान लीजिए कोशिका ही है, तो इंडोसाइटोसिस यानी बाहर से कुछ अंदर आ रहा है, और एक्सोसाइटोसिस अंदर से कोई बाहर जा रहा है। तो ये इंडोसाइटोसिस हो गया और ये एक्सोसाइटोसिस हो गया। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, बल्क ट्रांसपोर्ट हो गया, इन सब में इसका कार्य होता है। आगे देखिए यहाँ पे अगला और किसका देखिए क्या है, तो सेल रिकॉग्निशन, यानी जो सेल रिकॉग्निशन होगा उसमें भी इसका उपयोग होता है। सिंगल ट्रांसडक्शन होता है, जो मेम्ब्रेन होती है रिसेप्टर प्रोटीन एंड रिसीव हार्मोनल सिग्नल, जितने भी सिग्नल्स हैं इसमें इसका उपयोग किया जाता है। सेल एडिशन होता है। उसके बाद यहाँ तभी से पढ़ा कि बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते थे। तो देखिए कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी मेम्ब्रेन में कौन कौन प्रोटीन होगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होगा जो चैनल्स एंड कैरियर्स होगा। उसके बाद यहाँ पे रिसेप्टर प्रोटीन होगा, हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स का कार्य करेगा। अगला है एंजाइम प्रोटीन्स जो कैटालाइज होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो ये सारे प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। पहला है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, उसके बाद रिसेप्टर प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन।
अगला है सेल एडिशन प्रोटीन। तो फॉर सेल सेल इंटरेक्शन करता है, तो इसको हम कहते हैं, जैसे कि ये सेल के जो बीच पदार्थ प्रदान होगा उसको एडिशन बोला जाता है, संसंजक बोला जाता है। आगे देखिए ये आप लोग का ये क्विक रिवीजन के लिए है, डिटेल से आप पढ़ चुके हैं, अब इसको रिवीजन करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है? 3 कंपोनेंट होता है। पहला लिपिड्स होता है, प्रोटीन्स होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। लिपिड 40 से 50% होता है, जो फास्फोलिपिड्स होता है। यहाँ पे ये 2 लेयर्स होती हैं। उसके बाद यहाँ पे हेड क्या है? हाइड्रोफिलिक। जो फास्फोलिपिड्स का मतलब कि 2 लेयर। हेड क्या है? हाइड्रोफिलिक है। और टेल क्या? हाइड्रोफोबिक है। ये आप लोग का हेड है और ये क्या है? टेल है। हाइड्रो जो ये वाटर यानी जल में सोलेबल है और जो टेल है जल में सोलेबल नहीं है। प्रोटीन 40 से 50% हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? 1 से 10% है। प्रोटीन प्लस लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो मिलकर ग्लाइकोकैलिक्स का निर्माण करेगा। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? प्लाज्मा, जो मेम्ब्रेन मॉडल था। मेम्ब्रेन मॉडल में आपने 3 मॉडल पढ़ा। पहला कौन सा था? सैंडविच मॉडल, जो कि यहाँ पे डेनियल और डेविसन के द्वारा 1935 में आता है। उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन के द्वारा 1959 में आता है। और तीसरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 में आता है। इन तीनों में से सबसे मान्यता किसको मिली थी? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा था? यहाँ पे दूसरा, यानी सबसे पहले लास्ट में जो आया था, जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। अब इसके फंक्शन क्या थे? तो प्रोटेक्शन करता है, जैसे कि कोशिकांग अंदर है उनको प्रोटेक्शन करेगा, रक्षा करेगा। सिलेक्टिव परमिएबल था, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल्स होता है उसका ट्रांसपोर्ट करता है। सोडियम पोटेशियम पंप पे सहायक था। अमीबा में जो सूडोपोडिया होता है उसका निर्माण कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे जो कोशिकांग होते हैं उनको बाहर से कवर करके रखता है। उसके बाद यहाँ पे आपने जब देखा कि जो सोडियम और पोटेशियम पंप हो रहा था, तो क्या वहाँ पे ये एक्टिव था या पैसिव था? क्या वहाँ पे एटीपी की आवश्यकता पड़ रही थी कि नहीं पड़ रही थी? तो पड़ रही थी। उसी तरह से प्रोकैरियोटिक में आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जा रहा था, तो उस वहाँ पे मीसोफिल्स पाया जाता है। और वो मीसोफिल्स का निर्माण कौन कर रहा था? यही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी अंदर की तरफ वलित होकर मीसोफिल का निर्माण कर रही थी। और वही मीसोफिल क्या बनाता है? एटीपी का बनाने का कार्य करता है। तो ये सारी थ्योरी आपकी यानी जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट होता है और इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतना आप याद कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे।